नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सकें इन्वेस्टमेंट करने में, बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। योर मनी आपकी इसी काम में करता है मदद। तो अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ या फ्यूचर प्लानिंग से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो आप योर मनी में भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आप ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा हैशटैग है आस्क आवाज योर मनी। फेसबुक, ट्विटर पर CNBC आवाज के हैंडल पर जाइए और अपना सवाल हमें लिख भेजिए। तो यह है तरीका योर मनी में पार्टिसिपेट करने का। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ एक खास एक्सपर्ट मौजूद हैं। आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए हमारे साथ प्रबलीन वाजपेयी बनी हुई हैं, जो कि फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स की फाउंडर हैं। प्रबलीन, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेश्चंस लेने से पहले आज बात करेंगे डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि टर्मिनोलॉजी क्या है, इसकी रेलेवेंस क्या है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई। तो बेसिकली एक तरीके का बिहेवियर है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है जब म्यूचुअल फंड या फिर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की बात आती है। और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग ना करके सारा पैसा अभी खर्च कर रहे हैं, तो ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहलाता है। क्या रेलेवेंस है इसके आपकी इन्वेस्टमेंट से, क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, ये समझते हैं प्रबलीन से। प्रबलीन बताइए, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक और काफी नया टॉपिक होगा आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, समझाइए। नमस्कार दीपाली जी। आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हर इंसान में बहुत सारे हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं जो आई थिंक हमारी डिफरेंट जो फेजेस ऑफ लाइफ है उनमें हमारा हम कितने कामयाब होंगे, हम क्या अपनी लाइफ में हासिल करेंगे उसको दर्शाते हैं और बहुत इंस्ट्रूमेंटल होते हैं चीजों को पाने में। डिलेड ग्रेटिफिकेशन उन्हीं में से एक है। और जैसे कि नाम दर्शाता है, डिलेड मतलब जिस चीज को हम पोस्टपोन कर पाए, और ग्रेटिफिकेशन यानी कि हमें किस चीज से कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमने क्या गेन पाया। बहुत साधारण शब्दों में इसको बोले तो आज की ये हमारी हम में एक एबिलिटी अगर है कि हम आज का कुछ सुख त्याग करके, आज के कुछ गेन्स त्याग करके अपने में वो पेशेंस रखें कि फ्यूचर में हमें उससे बड़े और बेहतर गेन्स और मुनाफे हो। इस टेंडेंसी को हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का जो जेनेसिस है, जो रूट्स हैं दीपाली जी, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च को जाते हैं जो 1960 में की गई थी और बहुत सारी फॉलो अप स्टडीज भी की गई थी। बहुत सिंपल एग्जाम्पल के तरीके से अगर इसको हम समझें तो मान लीजिए कि अगर हम सुबह 9-10 बजे किसी को ऑफर करें कि आप एक चॉकलेट ले लीजिए और उसके बाद उन्हीं व्यक्ति को बताया जाए कि अगर आप अभी ये चॉकलेट नहीं खाते तो शाम के 6 बजे तक हम आपको 4 चॉकलेट्स दे सकते हैं, तो क्या वो व्यक्ति उसी टाइम उस चॉकलेट को यूज करेगा, खा लेगा, या फिर वो शाम तक का पेशेंस रखेंगे जब उनको 4 चॉकलेट्स मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक वे है डिलेड ग्रेटिफिकेशन को समझने का, पर ये कहीं ना कहीं नींव है फाइनेंशियल प्लानिंग की और हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसी रहेगी, क्योंकि उसका जो कोर है वो सेविंग्स है। और अगर हम हर चीज आज ही हासिल करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में कोई सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते दीपाली जी, देन व्हाट हैपेंस कि हम अपनी सेविंग्स कभी कर नहीं पाएंगे और वो स्टेपिंग स्टोन है हमारी फाइनेंशियल जर्नी का। तो इसका एक बहुत ही गहरा लिंक है हमारे फाइनेंसेस के साथ और हमारी फाइनेंशियल लाइफ कैसी होगी उसके साथ। ओके अच्छा, एक चीज और बताइए प्रबलीन, क्वेरीज लें उससे पहले, अब हमने जब इन्वेस्टमेंट बिहेवियर की बात की ही है तो एक आइडियल अप्रोच एक फ्रेशर की, बिगनर की क्या होनी चाहिए, क्या पहला स्टेप होना चाहिए जब वो इन्वेस्टमेंट्स प्लान करे या अपनी फ्यूचर प्लानिंग करे? सो दीपाली जी, आई थिंक डिलेड ग्रेटिफिकेशन से ही शुरुआत करनी चाहिए। थोड़ा सा सैक्रिफाइस, आज की आपकी जो भी इनकम है, जब आप बिगिनर हैं आपको कहीं ना कहीं थोड़ा मन मारना पड़ेगा कि शायद हफ्ते में 3 बार स्विगी की जगह आप 1 बार स्विगी से काम चलाइए और शॉपिंग थोड़ी कम कीजिए ऑनलाइन, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज की तारीख में जहां हम फिंगर टिप्स पे स्पेंडिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए अपनी बजटिंग और अपनी स्पेंडिंग, उसमें बजट को डिफाइन करना बहुत जरूरी है एक बिगिनर के लिए। बल्कि आप कितना खर्चा करना चाहते हैं वीकेंड्स पे, शॉपिंग पे और मजे की चीजों पे, उसके लिए आप एक अलग आप एक बना सकते हैं छोटा सा एक अमाउंट कि हम महीने में इतना खर्चा करेंगे। तो जो बजटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकेंडली आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स कहीं ना कहीं लिस्ट डाउन करने हैं। इवन एज ए बिगिनर अगर आपको लगता है कि अभी आपके बहुत फाइनेंशियल गोल्स नहीं है,
रिटायरमेंट तो हर की लाइफ में आनी ही है। घर लेना, गाड़ी लेना, इस टाइप की चीजें ऑलमोस्ट हर की लाइफ जर्नी का हिस्सा है। उनको आप थोड़ा सा लिस्ट डाउन करिए, उससे हमें एक टारगेट मिल जाता है। एंड आई थिंक आज की तारीख में अगर आपके पास कुछ टारगेट है तो आप उस चीज की तरफ बेहतर काम करेंगे। इसके अलावा एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना, एक टर्म प्लान लेना, लाइफ कवर अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, और एक इमरजेंसी कॉर्पस बनाना, ये 3 चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं। ये डेफिनेटली होनी चाहिए जब अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करें। इसके साथ साथ जब आप स्पेंडिंग कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आप डेट में ना पड़े। बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम्स, क्रेडिट कार्ड्स का यूज ना करें, और वो आपकी जो एक इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन है स्पेंडिंग से, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे देती हैं इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स। तो अगर आप अपना कहीं ना कहीं एक संयम रख सकते हैं ऑन स्पेंडिंग, एक कंट्रोल कर सकते हैं, तो उससे मेरे ख्याल से आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की बहुत बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। एंड आई थिंक जो एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, इसको अपनी लाइफ में इम्बाइब करके चले, तो आई थिंक ज्यादा वेल प्लान्ड एंड आई थिंक फुलफिलिंग होगी आपकी जर्नी। ओके, चलिए, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये कुछ जानकारी प्रबलीन ने हमारे साथ शेयर की है, आपको मायने बताए हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, क्यों अपनाना चाहिए, क्या रेलेवेंस है इसकी आपके इन्वेस्टमेंट बिहेवियर में। चलिए बात करते हैं कॉलर्स से। रणबीर डे हमारे साथ मौजूद हैं अपना सवाल पूछने के लिए। रणबीर जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। गुड इवनिंग मैम। मेरा जो पोर्टफोलियो मैंने आपसे भेजा है, तो मैं सिर्फ 2 ही सवाल है उसके। जो मेरा अभी करंट एसआईपी है लगभग 25,000 का, और मेरा अगले 20 सालों में मेरा टोटल जो एम है 15 करोड़ तक पहुंचने के लिए, तो क्या ये करंट जो भी पोर्टफोलियो है इससे पॉसिबल है पहुंचना? और अभी जो करेंटली वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में चल रहा है, जैसे अमेरिका के ग्रोथ स्लो हो रहे हैं, या चाइना से भी बहुत सारे इकोनॉमी का न्यूज आ रहा है, तो उनके वहाँ पे भी थोड़ी मंदी आ सकती है। तो इस सिचुएशन में क्या सिर्फ इंडियन म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में ही कॉन्सेंट्रेट किया जाए, या मैंने इंटरनेशनल भी डाइवर्सिफाई करने के लिए वहाँ पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अभी? ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा प्रबलीन का। तो प्रबलीन, आपने पूरा सवाल सुना इनका। 34 साल इनकी उम्र है, 25,000 के एसआईपी चल रहे हैं। फिलहाल जो इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 30 लाख के आसपास की है। 15 करोड़ का रिटायरमेंट का टारगेट लेके चल रहे हैं और धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज भी कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन जो इन्होंने कहा कि सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट्स में ही, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें या जो इंटरनेशनल फंड्स है उनमें भी एक्सपोजर लेना कितना सही है, ये सब बातें समझना चाहते हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? फंड की डिटेल्स अगर मैं क्विकली बताऊं तो एडलवाइज का एक फंड इन्होंने खरीदा हुआ है, रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, टाटा डिजिटल क्वांटा एक्सपेंड, सुंदरम कंजम्पशन फंड, और इसके अलावा आईसीसी प्रूडेंशियल रिटायरमेंट, निपॉन इंडिया रिटायरमेंट और टाटा स्मॉल कैप शामिल हैं। क्या सजेशन रहेंगे इनके लिए? जी दीपाली जी, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो इनके पोर्टफोलियो की बात करते हैं। अभी करीबन 6 फंड हैं और इनके पास 2 स्मॉल कैप भी इनने जोड़े हैं। काफी फंड है इनके पास और 3 ये बंद भी कर चुके हैं। तो अगर इनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी अब तक 3 से 4 साल की रही है, उसमें फंड्स जो इनने बंद किए एक्चुअली तीनों ही ठीक थे। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि आप रिसेंसी बायस में बिल्कुल ना आए। रीसेंट परफॉर्मेंस के को देख के आप अपना पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा चेंज ना करें। अच्छी बात यह है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो बहुत लंबा है। अगर रिटायरमेंट की बात करें 55 से 60 साल तक, तो अपने गोल को हासिल करने के लिए इनको अपनी स्टेप अप करने की जरूरत होगी। एसआईपीज को 60 साल में रिटायर होते हैं तो सेम गोल को 10% के स्टेप अप से पूरा कर पाएंगे, वरना 20% का स्टेप अप करने की जरूरत होगी। अदरवाइज आज की तारीख में अपनी एसआईपी अमाउंट को काफी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत होगी। जो फंड्स हैं नेपाली जी, इनके पास मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करने की जरूरत है। इसमें हमारे पास 3 थेमेटिक फंड्स हैं, एक टैक्स सेवर है, 2 स्मॉल कैप है और 2 सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड है। तो मेरा सजेशन होगा कि अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रीमलाइन करें। इतने सारे फंड्स और थोड़ा सा एक तरीके से हेट्रोजीनियस मिक्स है, हमारे पास कोर होल्डिंग्स नहीं है। मेरा सुझाव रहेगा और रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले एक अपना कोर पोर्टफोलियो बनाएं। 2 पैसिव फंड्स आप चुन लीजिए, एक निफ्टी 50 और एक मिड कैप 150 को से अपना कोर की शुरुआत करिए। उसके बाद आप अपने स्मॉल कैप फंड्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, जो दोनों हैं आपके पास। आप अपना टैक्स सेवर भी कंटिन्यू कर लीजिए
आप अपना जो सेक्टोरल फंड है आपका टाटा का डिजिटल, आप उसको भी कंटिन्यू कर लीजिए। उसके अलावा मेरे ख्याल से बाकी थीमेटिक फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की रिक्वायरमेंट है दीपाली जी, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं फ्लेक्सी कैप अप्रोच पे ही चल रहे हैं और बहुत ज्यादा डिफरेंट फंड्स को ऐड करने से हमारा क्लटर बढ़ेगा और जैसे जैसे पोर्टफोलियो साइज आगे चल के बड़ा होता रहेगा, बिकॉज काफी भारी लक्ष्य है इनका, इनको उसको क्लीन अप करने में और मैनेज करने में डिफिकल्टी होगी। तो इसी टाइम पे मुझे लगता है मार्केट्स अच्छे लेवल पे हैं, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा स्ट्रीमलाइन एंड क्लटर फ्री करें। जहां तक इंटरनेशनल एक्सपोजर का सवाल है, डेफिनेटली व्हाई नॉट लेना चाहिए दीपाली जी। अगर आपका लंबे समय का एक्सपोजर है और आप ये समझते हैं कि डिफरेंट ज्योग्राफीज, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट टाइम पे आपको रिटर्न्स दे सकती हैं, तो आप एसआईपी के जरिए डेफिनेटली बाहर की मार्केट्स में पैसा लगाइए। आप यूएस मार्केट से शुरुआत करिए क्योंकि वो मैच्योर मार्केट्स हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड का हमें एक्सपोजर देती हैं और ऐसी कंपनियों के एक्सपोजर देती हैं जो इंडिया में लिस्टेड नहीं है। पर अभी अगर हम 2023 की बात करें तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिख रहे हैं, तो अपने आप एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा मॉडरेट करने के लिए आप प्लीज 2022 के भी जरूर रिटर्न देखिएगा, जब मार्केट्स में करीबन 30% से गिरावट आई थी यूएस मार्केट्स में। एसआईपी के जरिए से आप ले सकते हैं एक्सपोजर एंड आई थिंक नॉट मोर देन 10 to 15% ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए सजेशन आपके पूरे पोर्टफोलियो पर। बात करेंगे अब अगले कॉलर से और हमारे साथ श्याम सुंदर गुप्ता मौजूद है फोन लाइन पर। गुप्ता साहब नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो, बताइए गुप्ता जी क्या क्वेश्चन है आपका? मैडम मैं तो मेरा 5-6 एसआईपी है। हेलो, आपकी आवाज आ रही है गुप्ता जी, प्लीज जल्दी से सवाल पूछिए अपना। मैडम यही है कि मतलब मेरा जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो मतलब राइट प्लेटफॉर्म है या उसको कुछ चेंज करना है? ओके, ठीक है, 6 तो 11,500 की आपकी एसआईपी चल रही है। आपका सवाल क्या है गुप्ता जी, पहले ये बताइए। तो अगर आप टीवी के जरिए बात कर रहे हैं तो वो वॉल्यूम आप कम कर दीजिए। आपने 11,500 की एसआईपी की है, 3 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 20 इयर्स में 70 लाख का आपका टारगेट है। यही क्वेश्चन है या कुछ और भी पूछना चाहते हैं? यही क्वेश्चन है, मतलब ये जो फंड सिलेक्ट किया सही है या उसमें कुछ चेंजेस करना है? ठीक है, फंड्स में इनके बता दो। फ्रैंकलिन इंडिया फीडर, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड में 3,000 रुपए महीना, कैनरा बुक स्मॉल कैप में 1,500 रुपए महीना, मेरे इसे लार्ज कैप में 3,000 पर मंथ, एसबीआई स्मॉल कैप में 3,000 पर मंथ है। मेरे ऐसे टैक्स सेविंग और पराग पारी फ्लेक्सी कैप में 1,000 ईच और एक्सेस स्मॉल कैप में 500। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 11,500 की। फिलहाल जो एक्यूमुलेशन हो पाया पोर्टफोलियो में वो 3 लाख का है, 70 लाख का टारगेट है 20 ईयर्स। क्या सजेशन के पोर्टफोलियो पर प्रबलीन? जी अगेन दीपाली जी, बड़े अच्छा 20 इयर्स का इनका टाइम होराइजन है और अपने लक्ष्य को ये जो 70 लाख का ही आराम से पा लेंगे। अपनी जो अभी इनकी इन्वेस्टमेंट है और जो एसआईपी अमाउंट है, इससे करीबन 1,24,00,000 के जमा कर पाएंगे। और अगर हल्का फुल्का 10% का भी स्टेप अप कर पाते हैं सालाना अपनी एसआईपी में, तब ये करीबन 2.3 करोड़ तक जमा कर सकते हैं। तो इनके पास अभी बहुत स्कोप है एक बेहतरीन कॉर्पस को क्रिएट करने का। थोड़ा सा श्याम सुंदर जी को एक डेफिनेटली चीज समझनी चाहिए कि 70 लाख का अगर 20 साल बाद आप टारगेट रखते हैं तो 6% के इन्फ्लेशन पे आज के 22 लाख के बराबर होगा। तो जो गोल सेटिंग है दीपाली जी, आई थिंक वो बहुत क्रूशियल है कि सही अमाउंट की है उन्होंने अपने लिए, कल को वो कहीं रकम कम ना पड़े। इनके पोर्टफोलियो को अगर हम देखें तो इनके पास 3 स्मॉल कैप फंड है। क्योंकि इनका हमें रिस्क एपिटाइट नहीं पता तो इस पे थोड़ी टिप्पणी करनी डिफिकल्ट है, पर मेरे ख्याल से 3 स्मॉल कैप की तो भी जरूरत नहीं है, एक को कंटिन्यू कर लें। लंबे समय का पोर्टफोलियो है तो मैं बोलूंगी आप कैनरा रुपेको को कंटिन्यू कर लिए, कंपैरेटिवली लीनर एयूएम है और मेरे ख्याल से एक अच्छा ब्लेंड अप्रोच है इसका वैल्यू एंड ग्रोथ का। इसके अलावा जो इनका मिराई का लार्ज कैप है और मिराई का टैक्स सेवर है, ये ऑलमोस्ट काफी ओवरलैपिंग पोर्टफोलियो है और टैक्स सेवर में सिर्फ 1,000 रुपए की एसआईपी है। तो मेरे ख्याल से अगर उससे इनका एटीसी का कुछ खास अगर कंट्रीब्यूशन नहीं बन रहा है तो ये लार्ज कैप में ही डाल लें, वरना लार्ज कैप का अमाउंट अपने टैक्स सेवर में कर सकते हैं, एक स्कीम कम हो जाएगी। एक मिड कैप फंड को जोड़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में जब अपने स्मॉल कैप्स को कम करेंगे, और एक छोटा एक्सपोजर इनका इंडिया के बाहर है, वो ठीक है दीपाली जी, सो उसके साथ ये कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके,
चलिए, तो आप अपने लक्ष्य को तो हासिल कर ही लेंगे, इनफैक्ट उससे ज्यादा का एक्यूमुलेशन आप कर पाएंगे, तो इन्वेस्टेड रहिए। बाकी आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। प्रबलीन हमारे साथ बनी हुई है, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी, प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ मौजूद है क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। अर्नब गोस्वामी दुर्गापुर से हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। अर्नब जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। तो मेरा सवाल ये था कि म्यूचुअल फंड में काफी टाइम से इन्वेस्टेड हूँ और पोर्टफोलियो का वैल्यू भी अभी 4 लाख के आसपास है और 7 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ। तो मेरा सवाल ये था कि जो स्कीम मैंने सिलेक्ट किया है कि वो ठीक है और 12 साल में 80 लाख का बनाने के लिए कितना मतलब SIP बढ़ाना पड़ेगा? ठीक है। 11,000 के SIP, 4 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू, 80 लाख का टारगेट इन 12 इयर्स। फंड्स इनके पास 4 हैं। HDFC स्मॉल कैप 2,000 पर मंथ, SBI स्मॉल कैप 2,000 पर मंथ, एक्सिस मिड कैप 1,000 पर मंथ और क्वांट एक्टिव फंड 1,000 पर मंथ। प्रबलीन, क्वेश्चन सिंपल है, क्या इस अमाउंट से गोल पूरा हो सकता है या फिर नहीं? दूसरा, फंड चॉइसेस कैसी हैं? जी दीपाली जी, जो इनका गोल है वो इस रकम से पूरा नहीं हो पाएगा। इनको करीबन 10,000 और महीने के डालने पड़ेंगे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, बिकॉज टाइम होराइजन बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। अगर ये 15 से 16 साल तक अपने टाइम होराइजन को स्ट्रेच कर सकते हैं तो सेम SIP अमाउंट के साथ भी ये अपने गोल को पूरा कर लेंगे, पा पाएंगे उस लक्ष्य को। तो डिपेंड करता है, अगर बढ़ा सकते हैं तो आप SIP थोड़ी अपनी बढ़ा लें। इनके पोर्टफोलियो में हमारे पास 2 स्मॉल कैप फंड हैं, एक मिड कैप है, एक मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज मिड और एक बाहर का फंड है। तो जो बाहर का फंड है दीपाली जी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 फंड्स को मैं एग्जिट करने की इनको सलाह दूंगी कि फ्लेक्सी कैप और जो इनका लार्ज मिड है और इवन मिड कैप, इन तीनों को एग्जिट कर ले। बहुत हल्का हल्का अमाउंट डाला हुआ है और इस टाइम पे जितनी इनकी SIP है उस हिसाब से फंड्स बहुत ज्यादा है। तीनों फंड जो इनके हैं वो फंड्स बुरे नहीं है, फंड्स अच्छे हैं और अक्सर हम रिकमेंड भी करते हैं, पर इनको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। तो इन तीनों से मैं मेरे ख्याल से रिकमेंड करूंगी कि एग्जिट करें। स्मॉल कैप भी एक कंटिन्यू कर लें जिसमें इनका कॉर्पस ज्यादा है, उसको कंटिन्यू कर लें क्योंकि दोनों अच्छे हैं। उसको इनको हटा के एक इनको बेसिक अपना निफ्टी 50 और एक मिड कैप फंड जोड़ने की जरूरत है। तो ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो में 5 ही फंड रखें, एक स्मॉल कैप, एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड, एक मिड कैप फंड चाहे एक्टिव रख लें चाहे पैसिव रख लें, एक इनके पास ऑलरेडी मल्टी कैप है उसको कंटिन्यू कर लें और उसके अलावा जो इनके पास US का ब्लू चिप फंड है उसको कंटिन्यू कर लें। तो इतने फंड्स इनके पोर्टफोलियो के लिए काफी हैं और इवन अगर SIP अमाउंट बढ़ता है तो भी 5 से ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके लिए। फिलहाल 10,000 की SIP आपको बढ़ानी पड़ेगी। फिलहाल 7 फंड्स हैं। फंड चॉइसेस को लेकर भी सजेशन आपको दिया गया है। 2 पैसिव फंड्स आप और ऐड कर सकते हैं। 7 स्कीम से इतने की जरूरत नहीं है। टोटल 20-21,000 की SIP करेंगे तो लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। आयुष सेठी हैं। आयुष जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैम, मेरी एज ना 32 इयर्स है और मैंने 25,000 की एक SIP स्टार्ट करनी है जिसके अंदर मैंने 5 फंड्स डाले हैं। मैम, मैं नाम ले रहा हूँ। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स है जिसमें 5,000 की SIP करी है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है जिसमें 5,000 की करनी है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है जिसमें 5,000 की करनी है। SBI फोकस इक्विटी है जिसमें 5,000 की करी है और कोटक इमर्जिंग है 5,000 की। तो 5 फंड में 5,000 की है। स्टेपअप मेरे को स्टेपअप करना है 20% है इसको हर साल और 12% के रिटर्न से मैं 10 साल की इन्वेस्टमेंट चाहता हूँ। कॉर्पस में 1 करोड़ रुपीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको मेरे को अगर स्टेपअप कर, मेरे 3 सवाल है मैम इसमें कि स्टेपअप करने के टाइम पे मेरे को हर इक्वली 5 में स्टेपअप करना है 1,000 या फिर किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में करना है। सेकंड क्वेश्चन मैम मेरा ये है कि जो मेरा टारगेट है वो इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो से अचीव हो पाएगा कि नहीं। और थर्ड मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को इसको दोबारा अगर ये पोर्टफोलियो सही है तो मेरे को इसको दोबारा कब रिविजिट करवाना है किसी एक्सपर्ट से। ओके, तो प्रबलीन सुना आपने पूरा सवाल इनका। फिलहाल 25,000 की SIP चल रही है, 1 करोड़ का टारगेट है और काफी सारी चीजें पूछी इन्होंने। बताइए क्या सजेशन, फंड की डिटेल्स भी आपके पास हैं, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? आयुष जी अच्छे प्लान तरीके से आगे बढ़ रहे हैं दीपाली जी। अपनी जो करंट SIP है अगर विदाउट हम स्टेप अप ले तो भी ये 55 लाख पा लेंगे
और अगर 20% का स्टेप अप कर देते हैं तो ये करीबन 1.2 करोड़ जमा कर पाएंगे। हमने 11% के ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स के बेसिस पे ये मैं बोल रही हूँ, तो इनका टारगेट अचीवेबल है। इनकी जो फंड सिलेक्शन है वो भी डिसेंट है। इनके पास एक लार्ज कैप में इंडेक्स फंड है, एक फ्लेक्सी कैप, मिड कैप है, एक स्मॉल और एक फोकस्ड फंड है। ओवरऑल फंड चॉइस इनकी अच्छी है। इस एलोकेशन के साथ ये आगे चल सकते हैं। मेरे ख्याल से जहां तक इनकी स्टेप अप में कि कहाँ पे इनको एसआईपी बढ़ाने की जरूरत है, इनिशियली ये इक्वल अमाउंट्स में अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं, एक वो अप्रोच रख सकते हैं। और 5 से 6 साल जब हो जाए और जो इनका सेकेंड हाफ इनिंग्स होगी बेसिकली 8th, 7th, 8th ईयर टूवर्ड्स हिज गोल, तब दीपाली जी प्रेफरेबल होगा कि अपना एलोकेशन लार्ज कैप की तरफ ज्यादा रखें। तो जो स्टेप अप कर रहे होंगे वो लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स में रखें, बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप्स को ज्यादा टाइम चाहिए होता है टू परफॉर्म। हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा जो इनका ये डिसीजन है ये कहीं ना कहीं मार्केट के ट्रेंड पे भी डिपेंड करेगा। अगर आज से 6 साल बाद इनको लगता है कि स्मॉल कैप्स में स्कोप दिख रहा है और नेगेटिव में है रिटर्न्स या स्कीम्स आर नॉट डूइंग वेल, दैट इज द टाइम जब आप डालें। तो थोड़ा सा आपको मार्केट ट्रेंड को समझ के भी अपनी स्टेप अप के जो एलोकेशन है उसको मेरे ख्याल से डिसाइड करना होगा। अदरवाइज इनिशियली ये इक्वल अमाउंट्स में जा सकते हैं, क्योंकि इनका बहुत लंबे समय का पोर्टफोलियो नहीं है। मुझे लगता है इन्हीं स्कीम्स के साथ ये कंटिन्यू कर सकते हैं टिल द एंड, और ग्रेजुअली एज ही इज क्लोजर टू हिज गोल थोड़ी थोड़ी एग्जिट कॉल्स लेना शुरू कर सकते हैं, मूव टूवर्ड्स डेट। एंड आई थिंक वंस अ ईयर का ऑफ कोर्स जो एक रिव्यू होता है वो रिक्वायर्ड होता है, बट कंसिडरिंग द स्कीम्स दैट ही हैज, मुझे लगता है कि ये इसके बेसिस पे चल सकते हैं, और अगर 2 साल में भी एक बार रिव्यू कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए, तो पोर्टफोलियो आपका अच्छा है, इन्हीं फंड्स में आप इन्वेस्टेड रहिए। बाकी क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए वो आपको बताई है। और रही बात आपके गोल की, तो 20% 20 ईयर्स में 11% की रिटर्न भी अगर आपको मिले तो भी आप आसानी से अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे 1-1.5 करोड़ के आसपास का। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे, पूछ लेते हैं प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो प्रबलीन की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए प्रबलीन, क्या सजेशंस? पहला मेरा एक फंड है चॉइस का जो एसबीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन है। दीपाली जी, वी सॉ की जो टैक्सेशन में चेंजेस हुए हैं उसके बाद हमें 35% मिनिमम इक्विटीज में रखना होता है, तो ही हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है। ये उन निवेशकों के लिए है जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव टू मॉडरेट रिस्क के ब्रैकेट में आते हैं। वो इसमें 3 to 5 इयर्स के एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं एक्सपोजर। इसमें गोल्ड, इक्विटी और डेट हमें सब कुछ मिलेगा। दिनेश बालाचंद्रन जी इसको मैनेज करते हैं। इसके अलावा सेकंड फंड है एडेलवाइज का लार्ज मिड 250 इंडेक्स। ये मैं अक्सर सजेस्ट करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है ये एक अच्छा इंडेक्स फंड है इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास पूरे एक्टिव फंड्स हैं। उनको थोड़ा लार्ज और मिड कैप दोनों का पैसिव एक्सपोजर मिल जाता है। ये 86% जो हमारी इंडियन मार्केट से उसको ऑलमोस्ट कवर कर लेता है फंड। इसके अलावा है आईसीआईसीआई का स्मॉल कैप फंड। आई थिंक ये भी एक अच्छा फंड है। हमारे पास इसमें हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स को एक्सपोजर इनका इस टाइम पे ज्यादा है, बट ओनली थ्रू एन एसआईपी। स्मॉल कैप में आप कोई भी फंड उठाएं तो आप प्लीज स्टैगर्ड अप्रोच या एसआईपी अप्रोच को ही चुनें। एंड जो फाइनल फंड है वो है कोटक का मल्टी कैप फंड। इसमें हमें 25% लार्ज, मिड और स्मॉल में एक्सपोजर मिलता है। बाकी का जो 25% है जो हमारे फंड मैनेजर हैं वो हर्ष उपाध्याय जी एज पर सेबी मैंडेट वो अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसका एलोकेशन ले सकते हैं। क्रेडिबल फंड हाउस है एंड विद अ गुड स्टॉक पिकिंग अप्रोच। तो ये 4 फंड्स है मेरी चॉइस के। ओके, चलिए, तो एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, एडवाइज निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड, एसईसी पोटेंशियल स्मॉल कैप और कोटक मल्टी कैप, इन फंड चॉइसेस के साथ आप जा सकते हैं। थैंक यू प्रबलीन आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।